नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास फिर हमारी शुरू होती है इंडियन कॉन्टेक्ट पर, जिसका पार्ट 1 में करा चुका था। आज पार्ट 2 की क्लास है और पार्ट 2 की क्लास के अंदर हमने जो बचा हुआ, जो कॉन्टेक्ट के लिए जो बची हुई चीज़ें थी, उसको आज हम फॉलोअप लेते हुए चलते हैं। आज हम उसको करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये मेरे नोट्स है जो आई होप आपको अवेलेबल हो गए होंगे और अपने ऐप पर भी अवेलेबल हो गए, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो गए होंगे, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर, ठीक है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। और पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। क्या हुआ था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, पार्ट ए के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर। हमारी क्लास के अंदर क्या हुआ था, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी, वो थी कि आप एग्रीमेंट किसे बोलेंगे। सबसे पहले तो ऑफर किसे बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा यानी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था ऑफर कितने प्रकार के होते हैं, ऑफर किसे कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता था, जब ऑफर यानी प्रपोजल, उसका दूसरा नाम क्या था, प्रपोजल, वो एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, राइट। और एग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, जब कानूनी दावपेच आ जाते हैं, एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है। ऑफ लॉ, कानून के एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, दैट मीन्स वो क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक बार मैं आपको ले जाना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, नोट्स पे ले जाना चाहूंगा मैं। यहां पे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जब एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हो जाए, दैट मीन्स इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। खाली एग्रीमेंट क्या, ऑल एग्रीमेंट, जैसे हमने उस समय पढ़ा था कि ऑल एग्रीमेंट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये जरूरी है नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पहले एग्रीमेंट बनेंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, राइट। यानी सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे। फिर हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर दैट बिकम अग्रीमेंट, राइट। प्रॉमिस यानी सारी प्रॉमिस जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसकी, तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट। प्रॉमिस यानी ऑफर, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा इट बिकम प्रॉमिस, राइट। तो यहां पे हमने पढ़ा था एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इट इक्वल्स टू एग्रीमेंट। वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। अच्छी तरीके से हमने पार्ट 1 की क्लास आप मेरी रेफर कर सकते हो, उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि किस किस तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जब यही एक्सेप्टेड प्रपोजल, यही एग्रीमेंट, जब इसमें एनफोर्सिबिलिटी लॉ यानी लीगलिटी आ जाती है, उसके अंदर लीगल चीजें आ जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल के, स्टाम्प आ जाता है, नोटरी हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या, एग्रीमेंट तो होना जरूरी है, यानी आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड होना जरूरी है। उसके साथ साथ लॉ का एनफोर्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। अगर लॉ का एनफोर्सिबिलिटी नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, एसेंशियल चीजें क्या क्या है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन चीजों से होने से एक एग्रीमेंट लीगली तौर पे वैलिड एग्रीमेंट कहलाता है। वैलिड का मतलब होता है लीगल तौर पे हर चीज में परफेक्ट, हर चीज में परफेक्ट, किसी तरीके का उसमें किसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह की कोई खामी ना हो, लीगल लॉ की नजर में, राइट। तो उसे क्या कहा जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, दैट्स इट। यहां तक क्लास का आपका पार्ट 2 यहां पे खत्म कर देंगे अपन, जहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल, उसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीजें चाहिए, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। जो इसके बाद वाला टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो आप कंफ्यूज ना होना है, हमें क्या पढ़ना है, पहले पार्ट के अंदर हमने बेसिक सारी चीजें समझी थी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम समझ रहे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। अगर मैं बात करूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों की हम बात यहां पे करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो आई होप यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुरू करें आज की क्लास अपन। जी सर, यहां तक बात हुई। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सारी
जितने भी कोर्स है सारे कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके साथ हमारे ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले से, oneexam.in, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल विथ नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, मैं शुरू से कहता हूँ मेरी क्लासेस का ध्यान रखना, देर है अंधेर नहीं है, क्लास होगी जरूर, थोड़ी सी देर की भी हो जाती है, वो पर्सनल लाइफ है सबकी, किसी न किसी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आदमी फंसता हुआ चला जाता है, राइट। तो शुरू करें क्लास को। बिल्कुल सर। एक कॉन्ट्रैक्ट को जब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की तो ध्यान रखना मैं बात करूंगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज की क्लास की अपन बात करते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, यानी हर चीज में परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वैलिडिटी के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीजों की आवश्यकता होनी है, इन चीजों का होना तो वहां पे जरूरी है। क्या क्या देखिएगा। सबसे पहला अग्रीमेंट। क्या होना जरूरी है? अग्रीमेंट। क्या बिना अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लॉ की भाषा में, लॉ की परिभाषा में, लॉ की डेफिनेशन में उसको कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। यानी क्या होना चाहिए हमारे सामने? अग्रीमेंट होना जरूरी है, राइट। एग्रीमेंट तो होगा ही। और एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट होगा सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम सर एग्रीमेंट कहते हुए चलेंगे। यानी ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसी को हम एग्रीमेंट करेंगे, और जब एग्रीमेंट हो गया यानी पहली खानापूर्ति होगी, पहली चीज हमारे सामने आ गई। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहली चीज हमारे सामने उपलब्ध हो गई है। अब खाली एग्रीमेंट से काम चल जाएगा? नहीं सर, आगे भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, हम एक एक करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है सर, ओके। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट समझ आ गया। फर्स्ट क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर भी हमने पढ़ा था एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट का तो होना ही होना है। पहली चीज, एक चीज तो आ गई कि एग्रीमेंट तो चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना होता। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज होनी चाहिए फ्री कंसेंट। क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। ठीक है, ये मति उल्टी कर दी मैंने, ये सहमति। ठीक है, देख लेना उल्टी सीधी, मेरी हिंदी ऐसी है थोड़ी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी जब दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने जाती है, तो उनकी आपसी सहमति होना चाहिए। यानी उनकी जो माइंडसेट है, उन दोनों का माइंडसेट क्या होना चाहिए? सहमत रूप में होना चाहिए। और जब सहमति होगी तो सहमति किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। यानी सहमति बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव के होनी चाहिए। समझे? कैसे सर? बिना कैसे मतलब सहमति को दबाव में कैसे लाया जा सकता है और बिना दबाव के कैसे रखा जाता है, उसको हम पढ़ते हैं। पहले समझते हैं हम कंसेंट के बारे में। क्या समझते हैं? कंसेंट के बारे में। कंसेंट के बारे में लिखा हुआ है व्हेन 2 or more persons are agree upon the same thing, in the same sense, it become consent। क्या मतलब हुआ? कंसेंट की डेफिनेशन लॉ के अंदर क्या दे रखी है? जब दो पार्टी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में किसी चीज पर एग्री करते हैं, किसी चीज में सहमति बनाते हैं, तब उन दोनों के दिमाग में एक सेम थिंग एट द सेम सेंस होना चाहिए। यानी जब मैं अगर किसी को बोलूं, आप मेरे पास आए कि सर आपकी गाड़ी हमें बेच दो, मैंने कहा ठीक है भैया गाड़ी बेच दो, कितने में बेचोगे? आपने पूछा सर आप अपनी गाड़ी कितने में बेचोगे? मैंने कहा ठीक है आप मेरी गाड़ी ले लो 60,000 में। तो आपने कहा वाह यार, सर की तो कार हमें 60,000 में मिल रही है, और आपने उस पर एग्री कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कार समझ के 60,000 को एग्री किया, और मैंने 60,000 मेरी बाइक समझ के मैंने एग्री किया। मैंने बोला एक मेरी बाइक पड़ी है पुरानी, उसको मैं 60,000 में बेच दूँ। उसको मैं भी गाड़ी कहता हूँ, और आप बड़ी बड़ी 4 व्हीलर को भी आप गाड़ी कहते हो। दैट मीन्स हमारी बात तो हुई, हम एग्री तो किए, लेकिन हमारा कंसेंट फ्री नहीं था। यानी हमारे बीच के अंदर जो बात सेम सेंस में, जो चीज मैं सोच रहा हूं वो अलग है और आप सोच रहे हो जो अलग है, तो यहां पे कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। रीजन बीइंग दोनों की सोच मिलनी चाहिए। यानी जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज, यानी मैं अगर गाड़ी की बात कर रहा हूं, या फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर आपकी 4 व्हीलर मुझे भेज दो, मैंने कहा ओके भेज दूंगा। मैं आपसे कि सर आप मुझे अपनी 4 व्हीलर 1.5 लाख में बेच दो, मैंने कहा ओके ठीक है डन, 1.5 लाख में मेरी 4 व्हीलर ले ले। लेकिन वो 4 व्हीलर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कोई पुरानी खटारा मेरे घर पे पड़ी है 1.5 लाख में, मैं उसको
तोल के भाव बेचने वाला था, लोहे के भाव में, वो 1.5 लाख में मैंने आपको भेज दी। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो, मेरी नई कोई कार है उसकी बात कर रहे हो। दैट मीन्स हम दोनों का कंसेंट ही फ्री नहीं था, हम दोनों, आप कुछ और सोच रहे हो कॉन्टैक्ट करते समय, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तब इस तरह से दिक्कत हो जाएगी। और जब कॉन्टैक्ट करने जाएंगे तब आप बोलोगे अरे सर मैंने तो वो सोचा था। दैट मीन्स कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों सेम थिंग एट अ सेम टाइम नहीं सोच रहे, सेम सेंस में नहीं सोच रहे। और क्या हो सकता है, ये तो बात हुई कंसेंट की, यानी आप दोनों एक दूसरे सोचने। एक हो सकता है मैं आपके कनपट्टी पे यानी यहाँ पे बंदूक रख के बोलूँ कि भैया आपको मेरी कार खरीदनी पड़ेगी 10 लाख में, या मेरी बाइक खरीदनी पड़ेगी 10 लाख में, जो बाइक की वैल्यू 50,000 भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है। और यहाँ पे मैं आप पे ऊपर क्या लगा रहा हूँ, दबाव बनाकर आपकी सहमति ले रहा हूँ। आप बोले, जब बंदूक सिर पे होगी तो आप बोलोगे हाँ सर मैं खरीद लूंगा, एग्रीमेंट भी कर लोगे आप मेरे साथ। दैट मीन्स आपका कंसेंट, आपकी सहमति फ्री नहीं थी, किसी दबाव के अंदर थी। जब किसी कंसेंट किसी के दबाव के अंदर आ जाती है तो दूसरा जो रूल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो भंग हो जाता है। यानी पहला एग्रीमेंट तो होना चाहिए, एग्रीमेंट तो आप कर लोगे दबाव के अंदर, लेकिन दूसरी बात क्या हो जाएगी, आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा। और जब आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, यानी आपने किसी दबाव में आकर क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, राइट। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, सहमति। कंसेंट क्या होना चाहिए, हमेशा ही हमेशा कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री। एक शब्द आता है जिसपे एमसीक्यू भी बनता है, कंसेंसुस एड इडिम। नोट्स के अंदर दे रखा है ये, क्या है ये, कंसेंसुस एड इडिम। कहने का मतलब, इसका मतलब होता है कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। यानी ये अभी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी उसी का मतलब होता है कंसेंसुस एड इडम का मतलब हुआ कि आपका माइंड की आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, टर्म्स को अंडरस्टैंडिंग में करने में होनी। ऐसा नहीं फटाफट में आपने बोला हाँ ठीक है वो बेच देना, हाँ ठीक है 1 लाख रुपए में, और कार के कौन सी, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टर्म्स की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी पुरानी कार की बात कर रहा हूँ। आप बोले हाँ ठीक है वो मैं समझ गया वही वाली कार। अब आपने यहाँ से मेरे से टर्म्स क्लियर नहीं की, और दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका कंसेंट बाय मिस्टेक क्या हो जाएगा, ना मेरा इंटेंशन था गलत ना आपका था, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो जाएगा, आपका कंसेंट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। और सहमति आपकी बिना किसी दबाव वाली सहमति नहीं होगी और फ्री कंसेंट नहीं होगा। और जब फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो दूसरी ही रूल आपने तोड़ दिया किसका, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके सेक्शन 10 के अंदर बोलते हैं कि इन चीज़ों का होना जरूरी है। उसमें पहली चीज़ है एग्रीमेंट होना जरूरी, वो हम समझते हैं, वो हमने बेसिक में पढ़ लिया कि एग्रीमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या पढ़ी कि कंसेंट हमेशा पार्टीज का, जो दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही है उनका कंसेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कंसेंट हमेशा क्या फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कंसेंट क्या होता है, सहमति क्या होती है वो हमने पढ़ा, और वो सहमति क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। वो किसी दबाव में किसी तरीके से आपके ऊपर फोर्सफुली थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर कैसे कैसे हो सकता है, यानी अगर आदमी कोई चाहे तो कंसेंट को फ्री कैसे नहीं कर सकता, मतलब उसके ऊपर किस किस प्रकार के दबाव डाल सकता है। तो सिर्फ आप जनरल नॉलेज के लिए समझिए, फिर इसको आगे जाके भी अपन पढ़ेंगे कि कैसे नहीं हो सकता। एक होता है कोरिएशन, क्या होता है, कोरिएशन यानी दबाव डालना किसी के ऊपर, जैसे मैंने बोला बंदूक रख दी सिर पे यानी धमकाना किसी को, उसको बोलते हैं कोरिएशन। आप कोरिएशन के जरिए क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, यानी उसकी कंसेंट फ्री नहीं हो सकती। दूसरा क्या हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ यानी कोई सुपीरियर पोस्ट पे बैठा है, यानी मैं बॉस हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो। अब मैंने कह दिया बेटा ये गाड़ी तू जो 60,000 की है उसको तुझे 1.5 लाख में खरीदनी ही पड़ेगी, अगर जो तूने डील नहीं की यानी एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो तेरी नौकरी गई। अब आप अपनी नौकरी बचाने के लिए वो डील कर रहे हो, यानी आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आप क्या कर रहे हो, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो डील कर रहे हो, यानी आपका यहाँ क्या हुआ, आप सहमति अपनी फ्री नहीं है, आप किसी न किसी दबाव के अंदर हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, या हो सकता है आपके सामने फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। क्या हो सकता है, फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी के कारण आपका कंसेंट आपको किसी और बात को बताया और फ्रॉड तरीके से, जादू तरीके से अब करते हैं ना कई बार, फ्रॉड धोखे में रखकर मैंने आपको जानबूझ के अपनी कार वो दिखाई और बेचते समय बोला मैंने तो इस कार की बात की, तो ये हुआ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। या क्या हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं गलत तरीके से गलत चीज दिखाकर गलत चीज आपको
जब बेचने जाऊंगा तब कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। और वो बोलता है ना कई बार कि साबुन दिखा, दुकान पे जाते हो दिखाते कुछ और चीज़ है सैंपल में और असलियत कुछ और ही निकलती है, तो इसको बोलता है मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम ही चलता है। और यह हो सकता है बाय मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक की भी बात की थी मैंने, आपने कुछ और समझा, मैंने कुछ और समझा, इंटेंशन अपन दोनों की गलत नहीं थी लेकिन चीज़ें गलत हो गई, राइट। तो ये हो गया क्या, कंसेंट। इन कारणों से आपका क्या हो सकता है, आपके कंसेंट फ्री नहीं रह सकते। ये वो कारण है जिसमें आपकी सहमति पे किसी ना किसी प्रकार से दबाव आ जाएगा, राइट। तो दूसरी चीज क्या होगी, पहली चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपके सामने आके निकल के आती है वो है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। क्या होना चाहिए, कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की कंपिटेंसी का, पार्टीज की कंपिटेंसीज का मतलब हुआ जिस पार्टी, जो दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करने जा रही है, दो पार्टी आपस में कॉन्टैक्ट करने जा रही है, वो दोनों पार्टी कॉन्टैक्ट करने के कंपिटेंट होने चाहिए। कंपिटेंट का मतलब वो उस लायक होनी चाहिए कॉन्टैक्ट करने के। सर लायक और नालायक की क्या डेफिनेशन, हमारे घर पे तो डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे क्या डेफिनेशन, लॉ के अंदर लायक और इन लायक की यानी नालायक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि लायक यानी कंपिटेंट यानी वो उसके बराबर उसको माना जाएगा, उन पार्टी उसको कांटेक्ट करने के लायक उसको माना जाएगा जो पार्टी क्या हो, एक तो साउंड माइंड हो, क्या हो, साउंड माइंड हो। लिखता हूं मैं, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, यानी माइनर नहीं चलेगा, 18 साल से नीचे वाला नहीं चलेगा, वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तभी वो कांटेक्ट करेगा, तभी उस कांटेक्ट को हम वैलिड मानेंगे। दूसरा क्या, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब यानी जब मैं साउंड माइंड की बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए मतलब, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए या अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, यानी उसमें वो दारू पिया हुआ होना चाहिए, किसी नशे में ना होना चाहिए। अनसाउंड माइंड यानी वो किसी तरह से मेंटली स्टेट में नहीं होना चाहिए उस समय जब कांटेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से किसी नशे में, जैसे नशे में कोई कांटेक्ट करेगा तो वो कांटेक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। क्यों कि जब वो कांटेक्ट कर रहा था तब वो नशे में था, यानी अपनी कॉन्शियस माइंड में नहीं था, यानी वो साउंड माइंड में नहीं था, राइट। तो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वो क्या आती है, नॉट डिस्क्वालीफाई, नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉ, किसी कानून तहत किसी लॉ के अंदर वो क्या है, डिस्क्वालीफाई टू कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो किसी भी कानून के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो कि भाई आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कानून के अंदर, इंसॉल्वेंसी कानून के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दैट मीन्स अब इससे किसी प्रकार का कांटेक्ट मत करना, ये क्या है, बंदा दिवालिया है यानी इंसॉल्वेंट है। अब फिर भी आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो पार्टी ही कंपिटेंट नहीं है कांटेक्ट करने की, तो आपका कांटेक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी ये तीन चीज उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो बंदा क्या हो जाएगा, वो बंदा कंपिटेंट यानी लायक हो जाएगा कांटेक्ट करने के लिए। तीसरी बात, चौथी बात, पहली बात एग्रीमेंट होना, दूसरी बात फ्री कंसेंट, आपका सहमति फ्री होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप कांटेक्ट करने के कंपिटेंट होने चाहिए, लायक होने चाहिए, आप मेजर हो तो 18 साल से ऊपर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉ। चौथी बात जो हमारे सामने आती है, जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, वो क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या होना चाहिए, सॉरी लॉफुल कंसिडरेशन, जो पैसा यानी समथिंग इन रिटर्न, आपको पता है एक शब्द यूज होता है, ये मैं जो लिखवा रहा हूं याद रखना, इस पे एमसीक्यू बनेंगे, क्यूड प्रो क्यो, राइट। क्या मतलब, समथिंग इन रिटर्न, क्या मतलब वो इसका, क्यूड प्रो क्यो कहा जाता है कि कुछ बदले में, यानी समथिंग इन रिटर्न। कहने का मतलब आप जब भी कांटेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ बदले में, यानी एक पार्टी कुछ देगी तो दूसरी पार्टी उसके बदले में कुछ भी दे सकती है। वो कोई चीज हो सकती है, पैसा हो सकता है, किसी प्रकार का कोई लेन देन हो सकता है। तो बोले ये जो लेन देन आपका जो कंसिडरेशन है, यानी ये जो पार्ट है जिसके बदले में, जैसे मैं किसी को लैपटॉप दूंगा तो उसके बदले में वो बोलेगा मेरा ये वाला लैपटॉप ले लो, या मैं कोई कार दूंगा बोले सर मेरी 3 बाइक ले लो उसके बदले में, जो उसके बदले में दिया जा रहा है यानी समथिंग इन रिटर्न, क्यूड प्रो क्यो, यानी वो जो चीज आपको मिल रही है उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। और वो कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी लॉफुल यानी इलीगल नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैंने किसी को बोला कि तू भाई उस घर के अंदर डाका डाल दे, चोरी कर दे, बोले ठीक है भैया मैं चोरी कर दूंगा उस घर के अंदर, या बैंक लूट लूंगा,
बदले में क्या, मैंने कहा 50% तुझे पैसा मैं, यानी 50 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा, तू डाका डाल, भले कितने पैसे निकले उसके, 50 लाख मैं तुझे इस काम करने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। अब हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि मैं बैंक लूटूंगा और ये सर मुझे 50 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, जो 50 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, पहली बात तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है बैंक लूटने वाला, वो भी क्या है, लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है। जो पांचवा पॉइंट हमारा, उसको भी मैं साथ में लेते हुए चलता हूँ। पांचवा पॉइंट कि आपका क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आपका जो उद्देश्य है कॉन्टैक्ट करने का, वो उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं हो सकता। अब जो मैं बैंक लूटने की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये इलीगल हो गया, और इलीगल होता ही मेरा क्या हो जाएगा मामला, कॉन्टैक्ट का जो पांचवा रूल है, जो पांचवी चीज उसमें होनी चाहिए वैलिड कॉन्टैक्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो कॉन्टैक्ट मेरा वैलिड नहीं कहलाएगा, वो कॉन्टैक्ट मेरा इनवैलिड कहलाएगा या वॉइड कहलाएगा, या जो भी कहलाए, जो हम टाइप्स पढ़ेंगे अभी आगे देखेंगे। समझो मेरी बात। तो ये 5 चीज आपके सामने निकल के आई है। क्या क्या क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा कंसेंट फ्री होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, तीसरी बात कंपिटेंट, लायक होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई यानी उसको निष्कासित नहीं किया गया हो, चौथी बात जो कंसिडरेशन, जो पैसा आप दे रहे हो वो लीगल होना चाहिए, और जो आपका ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य है कॉन्टैक्ट, जिस उद्देश्य के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कॉन्टैक्ट का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। सर कंसिडरेशन को बताइएगा, लॉफुल कंसिडरेशन कैसे, मैं कोई कॉन्टैक्ट करा रहा हूं लेकिन पैसा मेरा 2 नंबर का है, जब मेरा पैसा ही 2 नंबर का है तो मेरा कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, वो कॉन्टैक्ट ही मेरा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया या इलीगल हो गया, राइट। तो ये 5 चीज आपके सामने आई है। छठी चीज और लिखाता हूं एक, उसके बाद इस बात को खत्म करता हूं। छठी चीज क्या है हमारे सामने, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, declared to be void, not expressly declared to be void, यानी जो कॉन्टैक्ट आप करने जा रहे हो वो कॉन्टैक्ट एक्सप्रेसली भी डिक्लेयर्ड बाय void नहीं होना चाहिए। void का मतलब होता है शून्य, void का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करूं तो शून्य, शून्य यानी, और इंग्लिश में बात करूं तो नल, नल यानी जीरो, जिस कॉन्टैक्ट को माना ही नहीं गया लॉ के अंदर, नजरों के अंदर, वो कॉन्टैक्ट क्या कहला जाएगा, void। यानी स्पेशली उस कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट आप करने जा रहे हो उस कॉन्टैक्ट को स्पेशली void करार ना दे दिया हो, void करार ना दे दिया हो, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ डिक्लेयर नहीं कर दिया हो उसको, क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ही आपका कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, या तो इलीगल डिक्लेयर कर दे, या क्या डिक्लेयर कर दे, वॉइड डिक्लेयर कर दे। कैसे, जैसे किसी ने, शराब की बात करूं मैं, लिकर की, यानी किसी की शॉप है और उसने बोला इतने का माल लेकर मुझे देगा और इतना मैं पैसा दूंगा, अगर राजस्थान में वो बात करता है तो देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक डिक्लेयर, एक डील है और डिपो से खरीद रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक कानून लाइसेंस उसके पास अलाउ करता है। लेकिन अगर यही गुजरात में जाके करेगा या बिहार में जाके करेगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, क्योंकि वहां की सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने इस चीज को क्या कर रखा है, टू बी वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, और बोल रखा है इस तरह के कोई सर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे हम क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे, क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे, और उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अगर इस तरीके से एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस उद्देश्य से या उस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा। तो 6 चीजें आपके सामने आई, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए आपको 6 चीजों को पालना करनी पड़ेगी, 6 चीज आपको करनी पड़ेगी। नंबर 1, अग्रीमेंट होना जरूरी, वो तो हमने बेसिक में पढ़ लिया, बिना अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। दूसरी बात, आपका कंसेंट, सहमति आपकी किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरी बात, जो पार्टीज आपस में कॉन्टैक्ट कर रही है वो कंपिटेंट होनी चाहिए, यानी वो मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं हो सकती, माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। साउंड माइंड होना चाहिए, यानी पागल या इन तरीके से अनसाउंड माइंड कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, और वो किसी लॉ, किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया वो होना चाहिए। चौथी बात, जो कंसीडरेशन, जो पैसा, समथिंग इन रिटर्न, जो पैसा आप देने जा रहे हो वो पैसा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए। और 5वीं बात, जिस उद्देश्य से आप कॉन्टेक्ट करो वो उद्देश्य आपका लीगल होना चाहिए। जब दारू बैंड हो जाएगा, उस दारू के ही लिए आप कॉन्टेक्ट करोगे, या मर्डर वर्डर इस तरीके से बैंक लूटने का, ये सारा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, और आप किसी न किसी तरीके से लीगलिटी को उसको क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और छठी बात, एक्सप्रेसली इसको डिक्लेयर वॉइड नहीं किया जाए, किसी सरकार या किसी तरीके से उसको एक्सप्रेसली अगर डिक्लेयर वॉइड ही कर दिया, फिर आप वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, और फिर भी आप करते हो तो कॉन्टैक्ट को हम वैलिड कॉन्टैक्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे, राइट। तो 6 चीजें आपको हमेशा याद रहेगी, सेक्शन 10 के अंदर ये 6 चीजें आपको याद रखनी है, रटनी है, समझनी है, और इसको दिमाग में उतार देनी है, इसको दिमाग में उतार देनी है, ठीक है।
ओके ठीक है सर, यहां तक भी बात हमें समझ में आई। जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को अपने दिमाग में बिठा देना, राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है वो पढ़ लिया हमने, क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पढ़ लिया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं हम उसको पढ़ते हुए चल रहे, राइट। यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है सर, आज की क्लास तो हम शुरू कर ही गए वैसे, लेकिन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है चलो सर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी इन बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को 3 भागों में बांटते हैं। किस भाग में? इन 3 बेसिस के ऊपर, इन 3 क्या बोलते हैं उसको, मूल्यों पर हम क्या करते हैं, इन 3 चीजों पर हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट को 3 भागों में बांटते हैं। फिर इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या क्या? जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of performance। ठीक है, तो 3 भागों में हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट को बांटा, यानी हम उनका टाइप्स जो उनके प्रकार है उस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन यानी बनने के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने में, यानी जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को पूरा करने के हिसाब से कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके सामने। सबसे पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? 6 चीजों की। एग्रीमेंट, कंसेंट फ्री, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। पहली चीज वैलिड, वैलिडिटी पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। दूसरी, अगर वैलिड नहीं हुआ तो क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट? सर अगर वो वैलिड नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड हो जाएगा यानी इसको बताया था मैंने आपको, हिंदी में बोलते हैं शून्य हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लॉ की नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, उसको लॉ कानून के रूप में उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। कब वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट? जब उन 6 चीजों में से किसी चीज का मिसिंग हो जाता है, या किसी कोई चीज उसके अंदर नहीं होती, या तो उसका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य ही गलत हो जाता है, या फिर कंसेंट फ्री नहीं होता, या फिर एग्रीमेंट ही सही नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? जब वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉइड। तीसरी बात, वॉइडेबल। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वॉइडेबल, इसको तोड़ते हैं थोड़ा, इस शब्द को तोड़ते हैं, ये वॉइडेबल। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा, एक तो निकलेगा वॉइड, दूसरा निकलेगा एबल। समझ में लाइक ये चीजें, इतनी सारी बातों में, बाकी सब तो ईजी है। वॉइड प्लस एबल इक्वल्स टू वॉइडेबल। समझना, वॉइड का मतलब शून्य, एबल यानी शून्य होने की कगार पे हो जो कॉन्ट्रैक्ट, शून्य होने की कगार पर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कैसा? जब 2 पार्टी आपस में है और एक पार्टी ये साबित कर दे कि भैया इसने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो मुझ पे दबाव बना के कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? नहीं होगा सर, क्योंकि उसका जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो कंसेंट ही उसका फ्री नहीं था, कंसेंट ही उसका फ्री नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर वैलिड तो नहीं हो सकता। और आपने बताया जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कड़ी और आती है, उसको बोलते हैं वॉइड एबल। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कोई कार बेचने की कोशिश की और आपने कार कुछ और समझ ली, मैंने कुछ कार और, यानी मेरे मन में फ्रॉड था और मैंने फ्रॉड तरीके से आपको कोई दूसरी कार बेच दी। अब आप क्या हो गई? पीड़ित पक्ष हो गए। अब आपने गुहार लगाई कोर्ट के अंदर कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मेरी सहमति फ्री नहीं थी। सर एक सुपीरियर अथॉरिटी आती है, इन्होंने मेरे ऊपर, एक सुपीरियर होने के कारण मेरे ऊपर दबाव बनाया और अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हुए मेरा कंसेंट जो था उसको दबाव बनाते हुए इनडायरेक्टली, इमोशनली, और मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। अब जब केस कोर्ट में चला गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो रहा नहीं,
क्योंकि एक दोनों में से, या तो आप करते या मैं करते, दोनों में से अग्रीड पार्टी, जो दोनों में से एक पार्टी ने कह दिया कि सर मेरे साथ धोखा हुआ है, या मेरे साथ इन 6 चीज़ों में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 चीज़ें होती है लेकिन इसमें से एक चीज़ मिसिंग है, यानी या तो इसका कंसिस्टेंस जो पैसा सर ने दिया है, या जो पैसा मैं कह दूंगा जो पैसा इन्होंने मुझे दिया है वो पैसा लॉफुल नहीं है, वो 2 नंबर का पैसा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड तो नहीं कहला सकता, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉइडेबल, यानी अब वॉइड बनने के एबल हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कभी भी वॉइड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसकी जांच पड़ताल की, इसका पता लगाया कोर्ट में क्या सीन है, मैंने भी अपने सबूत दिया, आपने भी दिए, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में कहला दिया जाएगा कि सर बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट सही बात है, 2 नंबर का पैसा इसमें इन्वॉल्व था और ये कॉन्ट्रैक्ट साबित हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट आज से क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? मेरा वॉइड बन गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट यहां से होकर यहां पे आ गया, वॉइड हो गया। हो सकता है सॉरी ये यहां से यहां हो गया, वॉइड हो गया। हो सकता है किसी प्रकार का कोई इसमें ना हो और जो बात कही वो झूठी हो और नहीं हो, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड हो सकता है? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वैलिड भी हो सकता है, या फिर कोर्ट हमें ये आदेश भी दे सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जाए और आपस में पैसों को वापस लेन देन कर दिया जाए। भैया आप अपनी गाड़ी वापस ले लो, आप इसको पैसे वापस दे दो और जो ब्याज है उसको ब्याज काट लो, कोर्ट जो भी फैसला लेगा। यानी अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो बीच की कड़ी है जब 2 पार्टी में से एक पार्टी बोले कि भैया मेरे साथ धोखा हो रखा है, मेरे साथ धोखा हो रखा है, या 6 वो जो एलिमेंट्स है, एक एसेंस कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, उसमें से किसी न किसी एलिमेंट का मिसिंग है, या किसी न कोई ना कोई एलिमेंट क्या है वहां पे अवेलेबल नहीं है, राइट? उसे कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप मैंने जो समझाई वो बात आपको समझ में आई होगी, ये मैं उम्मीद करते हुए चलता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्लीज़ आपको अगर किसी टॉपिक में किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो मुझे वापस पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है अपने टीम से के, या फिर आप यूट्यूब पे है तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम पे जाके भी, वहाँ पे भी मैंने ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कि सर ये कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आया, ये चीज़ को वापस समझाइए, तो मैं बिल्कुल आपको वहाँ पे भी वापस समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब वैलिडिटी के बेसिस में 3 कॉन्टेक्ट तो याद रहेंगे, वैलिड होगा या वॉइड होगा, या इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? वॉइडेबल हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ही आपका क्या हो सकता है? इलीगल। सरकार घोषित करते कि दारू बेचना मना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका इलीगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलीगल। जब उसका लॉ ही मना कर दे, लॉ ही फॉरबिड कर दे, लॉ ही कह दे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट है जो आपका वही क्या है? इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? आपका इलीगल हो जाएगा। और इलीगल कब होगा? जब किसी इस तरीके का आपका जो उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट करने का उद्देश्य ही क्या हो जाए? इलीगल हो जाए, कानून के नजर में लीगल ना रहे। और एक हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी प्रकार की कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स आ जाए, क्या आ जाए? टेक्निकल डिफेक्ट्स आ जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अनएनफोर्सेबल का मतलब कानून की नजर में वो क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल। और जब अनएनफोर्सेबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन वो अनएनफोर्सेबल, यानी कानून के नजर में वो एनफोर्स नहीं कर पाएगा। टेक्निकल डिफेक्ट्स कैसे? जैसे आपने स्टाम्प ड्यूटी बनाई लेकिन आप एक पार्टी अगली पार्टी साइन करना भूल गई, या आपने नोटरी नहीं कराया, यानी लिखते समय किसी तरह की कोई मिस्टेक रह गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कोर्ट की नज़र में हो गया जीरो, शून्य हो गया, क्योंकि आपने या तो साइन ही नहीं किया अगली पार्टी ने, या आपने नोटरी ही नहीं करवाई उसका, या उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट तो कहलाएगा लेकिन वो क्या? कानून बोलेगा हमारे पास मत ले जाओ, लाओ, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए, जिस स्टाम्प पे होना चाहिए, वो स्टाम्प पे आपका लिखित में जो चीज़ लाए हो वो एग्रीमेंट ही आपका सही नहीं है, कानून की नज़र में सही नहीं है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट तो मानेंगे लेकिन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, यानी कोर्ट के दरवाजे पे वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कितने प्रकार के आए हमने? 5 प्रकार के, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। अब बात करते हैं फॉर्मेशन, यानी बनने के प्रकार के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो सकता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जो एक्सप्रेसली तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, वो कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सप्रेसली बताया, आपने रिटर्न में लिख के दे दिया, या फिर ओरली आपने एक्सप्रेस कर दिया कि सर आप मुझे गाड़ी भेज दो, मैं आपको पैसा दे दूं, ये एक्सप्रेस हो गया। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, किसी प्रकार से आप रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हुआ? एक्सप्रेस, यानी कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? एक दूसरे ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया,
तो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्सप्रेसली कुछ या तो लिखित में या ओरली बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में ही क्या हो सकता है, दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ही क्या हो सकता है, गठबंधन उनका कॉन्ट्रैक्ट का ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया था कि आप ऑटो में जा रहे हो, सिटी बस जा रही है, आप जैसे मेट्रो में आप चढ़ गए, जब आप मेट्रो में चढ़ गए दैट मीन्स अब आपको किराया देना ही पड़ेगा। कोई बस जा रही है, बस में आप ट्रेवलिंग बस के अंदर आप चढ़ गए, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली वाली बस में आप चढ़ गए, दैट मीन्स कंडक्टर अब आपसे पैसा मांगेगा ही मांगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने मुझसे एक्सप्रेसली तो बोला तो नहीं कि यहाँ बैठने का पैसा लगेगा, वो इम्प्लाइड सी बात है कि वहाँ बैठने का पैसा लगेगा। आपने टैक्सी को हाथ दिया, टैक्सी रुकी, आप बैठा, उसका मीटर चालू हो गया। अब यहाँ पे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटो रुकवा है, ऑटो में बैठे कहीं गए तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी हरकतों से, आपके कंडक्ट से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हो जाते हैं और आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप वो आपको सर्विस देगा और आपको उसको बदलने उसको पे करना ही करना है, ठीक है। इसी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके सामने आएगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपका साइलेंस को, दो पार्टी आपस में ना बोलती है ना बैठती है गाड़ी में, कुछ नहीं होता, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है जिसे आपको हमेशा याद रखना है इस टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को, वो है एटीएम। क्या है, एटीएम मशीन। क्या आप एटीएम में गए, आपने सिर्फ कुछ नहीं बोले, आपने कार्ड डाला, अपने पिन डाले, पैसे डाला, पैसा निकल गया, आप पैसे लेके घर चले गए। आपके अकाउंट के अंदर, बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक हो गया कि आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे थे, वो पैसे आपने निकलवा लिए, किसी और के जरिए निकलवाए और आपने वो पैसा मशीन के जरिए लेके आप घर चले गए। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में से उतना पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। इसे बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, एकदम साइलेंट, किसी तरह के कुछ करने की आवश्यकता नहीं, गए पैसे निकाले। और ये भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कल बैंक के ऊपर कि आपने मेरे पैसे क्यों काटे अकाउंट में से, मैं तो किसी मशीन से पैसे निकलवा के लाया था। बैंक बोलती है वो भी हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और हमारा। जब आपने उसमें पैसे निकाला तो इस और मैंने आपके अंदर से डिडक्ट कर दिया, दैट मीन्स हम बीच में हैं। और या सर्विस चार्ज भी वो आपसे चार्ज कर सकती है वो सर्विस देने के बदले में। इसे बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, और इसका एग्जांपल हो सकता है फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर का मतलब, जब आप ऑक्शन में जाते हो, ऑक्शन में क्या होता है, 3 बार हैमर गिर गया, मतलब दैट मीन्स आपका क्या हो गया, डील डन हो गई। अब आप उस डील से नकारा नहीं दे सकते। अगर आप उस डील से ना देते हो तो आपको कुछ पैसा भरना पड़ेगा। तो फॉल ऑफ, जब बोलते डील कैसे होगी, जो आगे ऑक्शनर बैठा है उसने कुछ नहीं किया, 1,01,000, 1,01,000, 2, 1,01,000, 3, जब 3 बार गिरा दिया, दैट मीन्स क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। किसी ने कुछ नहीं बोला, 3 बार हैमर गिरा और कॉन्ट्रैक्ट डन। इसे बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे एक्सप्रेसली कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है कि एटीएम से पैसा निकालोगे तो आपके खाते में से कटेगा ही, और हैमर 3 बार गिर गया, दैट मीन्स आपकी डील डन हो गई है, राइट, ठीक है। और क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इंप्लाइड हो गया। एक आपके सामने आता है कॉशी कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है, कॉशी कॉन्ट्रैक्ट। ये टैसिट और कॉशी कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है। कॉशी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ये नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होते, लेकिन ये रीअसेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट रीअसेंबल होता है। कहने का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। अमेजोन वाला आपके घर पे आया, पड़ोसी का कोई पार्सल था, वो गलती से आपको दे गया, या जोमेटो वाला आया और पड़ोसी का कोई पिज़्ज़ा था और वो गलती से आपके घर पे ऑर्डर देके चला गया, आपने उसको ले भी लिया और वो पेट था, आपने ले लिया और वो पिज़्ज़ा आपने खा लिया। अब वो जोमेटो वाला आया और उसने बोला सर सॉरी, गलती से आपके यहाँ पे हो गया, उनका पार्सल था और आपको दे दिया। अब आप बोलोगे वो तो आ गया और मैं खा गया, अब मेरे पास कुछ नहीं और तेरा पैसा भी मैं खा गया। नहीं, वो कोर्ट में जा सकता है और वो बोल सकता है सर इनको मैंने आइटम दी और इन्होंने इसके बदले में पैसा नहीं दिया। जब आप कोर्ट में बोलोगे सर मैंने इसको आइटम देने का कहा ही नहीं था, जबरदस्ती आइटम मुझे दे गया और मैंने इसको खा लिया, तो कोर्ट बोलेगा अगर किसी कॉन्टेक्ट में अगले पार्टी ने आपसे कोई चीज दी और आपने उसका कंजप्शन कर लिया, आपने क्या कर लिया, कंजप्शन कर लिया, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑटोमेटिक आ गए हो, अब आप मना नहीं कर सकते। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉशी कॉन्ट्रैक्ट। इन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉशी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा,
आप कहीं जा रहे थे, आपका पर्स नीचे गिर गया, पर्स नीचे गिर गया और किसी को वो पर्स मिल गया, और जैसे उस पर्स को मिला तो अब उस जिस आदमी को ये पर्स मिला है, अब उस बंदे की ये लाइबिलिटी होगी, ये दायित्व हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो पर्स वापस उसी को लौटाना है जिसका ये ओरिजिनल पर्स है। वो बोलेगा सर मैं क्यों लौटाऊं, या फिर एग्जाम्पल वो आदमी वापस उसको मिल गया, ये बोले पर्स तो मेरा है, तो बोले तेरा है तो मैं क्या करूं, मेरे को तो मिल गया। नहीं, अब उसको लौटाना ही पड़ेगा। इन गुड फेथ भी उसको लौटाना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया इस प्रकार के अंदर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का रूल लग जाता है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब नहीं चाहते हुए भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए और अब आपको उसको पर्स लौटाना ही चाहिए क्योंकि वो पर्स एक्चुअली उसका ही है। तो ये होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यानी कोई चीज घूम जाती है और कुछ चीज को किसी को मिल जाती है तो वो चीज वापस उसके ओरिजिनल मालिक को लौटाना उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका दायित्व बन जाता है। हाँ, बदले में वो को पैसा मांग सकता है कि भाई मैं लौटाऊं लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ पैसा दो, या वो कई बार इनाम रखता है ना, रिवॉर्ड के भाई मिलेगा तो इतना रुपया देंगे, तो रिवॉर्ड रख सकते हो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, अगर वो नहीं लौटाता दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट की अवेलना कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी पेनल्टी लगा सकती कोर्ट, वो कोर्ट पेनल्टी लगाएगी, राइट। यानी कोई गुड्स घूम जाए तो उसको वापस उसके ओरिजिनल मालिक तक पहुंचाना है, या फिर कोई गलती से आपको कोई पार्सल दे दे, यानी फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ देख पे भी गया, मुझे कोई कपड़ा दे गया, फ्लिपकार्ट वाला यार कोई टी शर्ट दे गया और मैंने टी शर्ट उतार के पहन भी लिया और मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ नहीं ये तो मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उसको यूज़ कर लिया दैट मीन्स अब आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। उसे बोलता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आता है फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसे बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक। जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा हो, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। फॉर्मेशन का बेसिस है, बनावट पे है, ये इलेक्ट्रॉनिक से बना है, ये जबरदस्ती कौशी कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके कोई कारण से, ये किसी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपने कुछ हरकत की और ये बन गया। और यहाँ पे एक्सप्रेस, यहाँ पे आप लिखित में भी लिख सकते हो, आप ओरली बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। कितने हो गए आपके यहाँ? 3 और 4 प्रकार के हो गए, ठीक। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट माना जाता है। ओके, ठीक है सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य करने के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने बोला ओके सर पढ़ा लो, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस दे दी। अब दोनों के पार्ट से काम पूरा हो गया, दोनों के पार्ट से परफॉर्मेंस पूरी होगी। मैंने भी आपको पढ़ा दिया, आपने भी मुझे फीस दे दी। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो गया, यानी पूरा पूरा कार्य सबका पूरा हो गया। आपने भी अपना फी पे कर दी पूरी, मैंने भी अपना पूरा पढ़ा के कोर्स कंप्लीट कर दिया, राइट। एग्जाम भी आपके हो गए और मेरा कोर काम पूरा हो गया। इसे बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। परफॉर्मेंस दोनों के पार्ट से पूरी हो गई। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी एक पार्टी का कार्य अभी बाकी होता है। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपने पैसा दे दिया, कोर्स खरीद लिया, लेकिन मेरा अभी पढ़ाना बाकी है, वो चल रहा है काम। दैट मीन्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने मुझे पैसा दे दिया, मुझे आपको कोर्स पूरा कराना ही कराना है और ये कॉन्ट्रैक्ट में आपस में बात हो चुकी है अपनी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसका दरमिया है 2-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम लगेगा। वो टाइम आपका एग्जाम जब तक होगा मुझे ये अपनी सर्विस आपको देनी है, लेकिन आपका काम आपने पहले कर दिया, पैसे को 3 महीने 4 महीने में नहीं बांटा, एक साथ पूरा दे दिया और बोला सर हमारी तरफ से काम पूरा। अब आपको अपना काम करना है। इन कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक आदमी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, दूसरी आदमी की परफॉर्मेंस बाकी है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है बाइलैटरल। यूनिलैटरल क्या होगा? यूनिलैटरल यानी ये अपना वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक आदमी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, आपने पैसा दिया, आपका काम पूरा, परफॉर्मेंस पूरा। मेरा पार्ट यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी मेरा काम बाकी है, दैट मीन्स यूनिलैटरल। एक आदमी ने कर दिया, एक आदमी का बाकी है, ये होता है यूनिलैटरल, 1 आदमी। बाइलैटरल मतलब जब दोनों ही बंदों का काम बाकी हो, आप भी बोलते हो सर आप कोर्स पूरा करा लो, पूरा होते हम पे आपको पैसा दे देंगे, ये हुआ बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे, या फिर जितना कोर्स आप कराओगे उतना हम आपको पैसा देते हुए चलेंगे, तो ये हुआ बाइलैटरल। दोनों ही पार्ट से क्या है? परफॉर्मेंस बाकी है। कुछ निर्धारित डेट पे, यानी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे दोनों ही अपना परफॉर्मेंस पूरा करेंगे और दोनों ही अपना काम पूरा करेंगे। मैं भी आपको पढ़ाना पूरा कर दूंगा, आप भी अपना पैसा मुझे दे दोगे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाइलैटरल भी हो सकता है, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है, या फिर एक तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है। तो इन दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है?
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जहां पे किसी न किसी पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी होती है। जब किसी न किसी पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी होती है उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें दोनों पार्टी का काम पूरा हो चुका होता है, राइट। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो चीज मैंने बताई वो आपके दिमाग में बैठी होगी और अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आज की क्लास अपन खत्म करते हैं और यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म होता है। जनरल प्रिंसिपल जो है, जो 1 से लेकर 75 सेक्शंस है, वो सारी यहाँ पे बातें खत्म होती है। और नोट्स आपको अवेलेबल हो गए हैं और यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे जुड़े रहे और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा टीम सीए, अपने दोस्तों भी कहिएगा। फ्री लेक्चर देखने हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो एक्सपर्ट सीए फैकल्टी द्वारा, और गूगल प्ले पे जाके वन एग्जाम को डाउनलोड करके वहाँ पे आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू।